अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वेव्स और साउंड के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेव्स का पोर्शन। वेव्स पर पूरा एक कंप्लीट पोर्शन है और उसके बाद फिर बात होगी साउंड के बारे में और इसके लिहाज से फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर में 2 डेरिवेशंस हैं, उन 2 डेरिवेशंस को हम स्टडी करेंगे। एक डेरिवेशन वेव पर है और दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन पर है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे इसके टॉपिक्स नोट डाउन किए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी कह लें कि वो मैं जैसे साथ साथ ही हर वीडियो में स्टार्टिंग क्लिप में देती रहती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। यू हैव नोटेड डाउन मे बी कि जब हम बात करते हैं तो दूसरे को हमारी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, मतलब कि हमने बोला और दूसरों को सुनाई भी दे गया। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ सुनना कम हो जाता है। तो ये ऐसा, इसके पीछे क्या रीज़न है, या अगर हम देखें तो हम एक जगह पर बैठे हुए किसी भी बंदे को कॉल करते हैं या हम उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो आराम से हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है अगर वो बंदा किसी भी जगह पर मौजूद हो। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो जो टेलीकास्टिंग हो रही है, यानी जो लाइव हमें टेलीकास्टिंग यानी जो चैनल्स लाइव आ रहे होते हैं या लाइव सेशंस आ रहे होते हैं, तो वो सारे उनके पीछे क्या रीज़न है कि हम किस तरह से एक इतना दूर टेलीकास्टिंग चल रही है और उसको हम क्लियरली अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं। तो इन सबके पीछे जो चीज़ इन्वॉल्व है वो है वेव्स। इसी तरह अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट एक सर्टेन रीजन में फैलती हुई दिखाई देती है, उसका रीजन भी एक वक्त पर आकर स्टॉप हो जाता है, उस रीजन से बाहर वो नहीं ट्रैवल कर सकती। तो ये लाइट के पीछे भी क्या रीज़न है कि वो इस तरह कैसे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो इन सब के पीछे जो रीज़न है वो है वेव्स। वेव्स क्या करती हैं, वेव्स एक तरह से ट्रैवल करती हैं। अभी जैसे इस चैप्टर का स्टार्ट है तो मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकती, टॉपिक टू टॉपिक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वेव्स क्या करती हैं, वेव्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती हैं मीडियम में, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस होती है, क्यों प्रोड्यूस होती है और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसी तरह अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम रोप को लें, कोई रस्सी या स्ट्रिंग वगैरह को लें और उसको हम ज़ोर से जर्क प्रोड्यूस करवाएं यानी उसे ज़ोर से झटकें, तो उसमें स्नेक लाइक यानी कह लें कर्व्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो स्नेक लाइक कर्व्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पर एक्चुअली वेव की जनरेशन हो रही होती है और वो कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जब हम कोई भी पेबल वगैरह यानी स्टोन वगैरह जब हम पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो पानी सर्कुलर शेप में मूव करता है। तो वो सर्कुलर शेप में क्यों मूव कर रहा होता है, उसके पीछे भी वेव्स होती हैं। तो वेव्स एक तरह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कैसे ये हमारी लाइफ में रोल प्ले कर रही हैं और किस तरह से ये प्रोड्यूस होती हैं और कैसे हम इनको यूटिलाइज करते हैं सेवरल पर्पस के लिए। इसी तरह आपने देखा होगा साउंड प्रूफ ग्लास के नाम से आप जिसको जानते हैं। साउंड प्रूफ ग्लास क्या होता है, साउंड प्रूफ ग्लास में भी वेव का ही कनेक्शन होता है कि आप एक साउंड प्रूफ ग्लास के उस तरफ होकर आप बाहर की साउंड्स को नहीं डिटेक्ट कर सकते, नहीं सुन सकते। तो वहाँ पर भी एक तरह से वेव्स के लिहाज से ही, उसके कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से ही उस ग्लास को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि ताकि बाहर की आवाज़ अंदर ना आ सके। ठीक है, तो ये हो गई वेव्स की बात। इसी तरह फिर हम बात करेंगे साउंड की, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड है क्या चीज़, किस तरह से ट्रैवल करती है, एक बंदे की आवाज़ दूसरे से डिफरेंट क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि हम वेव्स की बात करेंगे, तो वेव्स में सबसे पहले बात होगी ऑसिलेशंस की। ऑसिलेशंस क्या है, यानी ऑसिलेटरी मोशन। इन चैप्टर 3 यू हैव स्टडीड इट वेरी वेल। चैप्टर 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या थी। तो ऑसिलेटरी मोशन से ही ऑसिलेशंस को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि अगर वेव्स प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर जो मोशन हो रही है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स लाई करती हैं। इसके बाद फिर बात होगी रेजोनेंस की,
कि जो वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें रेजोनेंस क्या किरदार अदा कर रही होती है या किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही होती है। फिर बात होगी वेव्स की। यहाँ तक जो बात की हमने, इसमें वेव्स भी आ जाएंगे एक तरह से, और इसमें वैसे ही जो कंप्लीट टॉपिक होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म्स में आता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे वेव मोशन की। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वेव का। अब वेव, जैसे कि मैंने कहा कि ये डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन इस डिस्टर्बेंस को क्यों प्रोड्यूस करवाया जाता है और ये हमें क्या फ़ायदा देती है, कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के वेव्स के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजीज, कौन सी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद वेव्स का बिहेवियर, कि वेव्स कैसे बिहेव करती हैं, किस तरह से ट्रैवल कर रही होती हैं। फिर हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, यानी कि हम आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे कि आवाज़ किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। फिर साउंड की प्रोपोगेशन, यानी किस तरीके से ट्रैवल करती है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, हम कितनी आवाज़ों को सुन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं चूंटियों की, तो हम चूंटियों की आवाज़ नहीं सुन सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बोलती नहीं है, दे टॉक बट वी कांट हेयर, ठीक है। तो एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है हमारी, जिसके अंदर रहकर हम वो चीज़ सुन सकते हैं। फिर बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड किस रफ्तार से ट्रैवल करती है और क्या मीडियम टू मीडियम, यानी सरफेस के लिहाज से क्या साउंड की वेलोसिटी में फ़र्क पड़ता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर साउंड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, साउंड को स्टडी करने के लिए टर्म्स यूज़ की जाएंगी, या हम उसकी जिस तरह प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स मजीद हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, के साउंड में रिफ्लेक्शन कैसे होती है, यानी कि साउंड टकराकर वापस कैसे आती है। जैसे कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आपने कहा था इको प्रोड्यूस हो रही है। वो इको क्यों प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि साउंड की रिफ्लेक्शन हो रही थी, यानी साउंड टकराकर वापस आ रही थी। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से यूँ बिहेव क्यों करती है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, जब दो आवाज़ें मिलती हैं तो कभी वो हमें बहुत प्लेजेंट अफेक्ट देती हैं, लेकिन कभी वो हमें शोर लग रहा होता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी स्टडी किया जाएगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स। तो यहाँ तक हमने इसके टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसके टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन जैसे कि मैंने वेव्स की बात की, अब कुछ वेव्स हमारे लिए विजिबल होती हैं और कुछ इनविजिबल होती हैं। तो यहाँ पर हम विजिबल वेव्स को पहले पढ़ेंगे, तो इनविजिबल वेव्स पर भी वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं जो विजिबल वेव्स पर अप्लाई होती हैं ज़्यादातर। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन से। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की थ्योरी की तरफ। सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस वाइब्रेशंस को ही कहते हैं। वाइब्रेशन एक कॉमन टर्म है जो आपको सुनने में इर्द गिर्द से मिलती है, लेकिन फिजिक्स इसको एक अलग एस्पेक्ट से डिफाइन करती है, तो इसकी डेफिनेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑसिलेशंस का मतलब वाइब्रेशन होता है। ऑसिलेशन पर बेस करने वाली यहाँ पर दो तरह की मूवमेंट है, तो दोनों वैसे एक जैसी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको अलग अलग कैटेगराइज करके एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का दूसरा नाम है हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? पीरियोडिक मोशन वो मूवमेंट होती है जो कि बार बार इटसेल्फ खुद रिपीट होती है। द मूवमेंट विच रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का वर्ड पीरियड से निकला है। पीरियड मीन्स टू रिपीट आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। तो बिल्कुल इसी तरह तो पीरियोडिक मोशन क्या है? वो मोशन जो अपने आप को दोबारा रिपीट करेगी, ठीक है। लाइक इफ़ वी टेक एग्जाम्पल, हम स्प्रिंग की एग्जाम्पल लें तो एक स्प्रिंग को अगर एक दफ़ा स्ट्रेच किया जाए तो स्ट्रेच करने के बाद वो क्या करेगा, वो वापस अपनी स्टेट में आएगा और उसके बाद फिर वो वहाँ पर रुकेगा नहीं, वो दोबारा मूव करेगा कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर जब वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है तो ये क्या कहला रही है? ये पीरियोडिक मोशन कहला रही है। इसी तरह अगर हम बात करें पेंडुलम की, पेंडुलम जो घड़ी में पेंडुलम होता है, या वैसे भी अगर हम बॉब वाला पेंडुलम देखें
जो कि प्रैक्टिकल में भी यूज़ होता है। तो बॉब को स्ट्रिंग से अटैच कर दिया जाए, उसके बाद जो उसकी मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, वो भी इस तरीके से हो रही होती है, यानी कि वो अपनी मोशन को अपने ही एक्सिस पर रिपीट कर रहा होता है। तो ये भी पीरियोडिक मोशन है, जिसका दूसरा नाम है हार्मोनिक मोशन। इसके बाद अब हम बात करेंगे वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, ये वो मूवमेंट होती है जो अपने आप को रिपीट तो करेगी, लेकिन वहाँ पर जो पाथ होगा वो स्पेसिफिक होगा और बैक एंड फोर्थ मूव करेगी। यानी कि हम दोनों को एक ही मोशन कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में क्या होगी, पीरियोडिक मोशन ही हो रही है, यानी कि बार बार रिपीट कर रही है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या होगी, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे बॉडी मूव करेगी और सेम पाथ पर मूव करेगी, यानी कि उसका जो मूवमेंट का एरिया है वो क्या होगा, वो फिक्स होगा। जैसे कि अगर मैं पेंडुलम की बात करूँ, यहाँ पे एक पेंडुलम हमने कंसीडर किया। इस पेंडुलम को अगर हम देखें तो यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद इसी पाथ पर ये सर्कुलेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर ये रोटेट करता जा रहा है इसी पाथ पर। तो ये कौन सी मोशन है, ये वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन है। इसके बाद अब एक एग्जांपल इसकी क्या है, पेंडुलम। और मज़ीद एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि गिटार होता है या वायलिन होता है। तो गिटार और वायलिन के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको जब डिस्टर्ब किया जाता है तो वो भी वाइब्रेट करते हैं। तो वहाँ पर जो मोशन हो रही होती है वो भी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन होती है, क्योंकि उसके स्ट्रिंग्स अपने ही एक्सिस पर मूव कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर तीसरी एग्जाम्पल दी हुई है स्प्रिंग की। स्प्रिंग के एग्जाम्पल को हम मज़ीद यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये बुक में मेंशन है। तो यहाँ पर इधर क्या बताया जा रहा है, इधर हमने एक स्प्रिंग कंसीडर किया है। उस स्प्रिंग को एक बॉल से अटैच किया हुआ है। उस बॉल से अटैच करके अब यहाँ पर इसका एक एंड फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो स्प्रिंग को हमने कंसीडर किया। इस स्प्रिंग को हमने एक बॉल से कनेक्ट किया। बॉल से कनेक्ट करने के बाद उसका मास यहाँ पर m था और इसको सरफेस पर रख दिया, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर इसको रख दिया। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो मीन पोजीशन है, यानी जिसे हम कह लें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पर ये रुका हुआ है, तो जहाँ पर ये रुका हुआ है वो ये पॉइंट है O, उसको O से इंडिकेट किया जा रहा है। इसके बाद अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर सेकंड फिगर में ये यही वाला स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को फोर्स दी गई, तो जब इस स्प्रिंग को फोर्स अप्लाई की टुवर्ड्स द राइट साइड, तो राइट साइड जब इसको फोर्स अप्लाई की, तो क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल था, यानी कि ये खुद एक्सपेंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो इलास्टिक मटेरियल होने की वजह से ये आगे मूव कर गया। और आगे मूव करने के बाद इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, तो वो एक्सटेंशन क्या कर रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कवर करा रही है। अब वो पॉइंट, ये जो स्प्रिंग था वो मूव करके ए पॉइंट पर आ गया, ए पॉइंट पर मौजूद है, और ए पॉइंट पर यहाँ पर इसकी जो फोर्स थी वो एफ अप्लाई की गई थी, और एफ अप्लाई करके इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम एक्स नॉट से शो कर रहे हैं। एक्स नॉट यहाँ पर एम्पलीट्यूड कंसीडर किया जा रहा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, लेकिन आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे जब सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर बस आप इतना समझ सकते हैं कि एक्स नॉट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही है, कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करके जो यहाँ पर फासला कवर हुआ है ओ से यहाँ तक, ए तक, ये क्या है, ये एक्स नॉट है। इसके बाद फिर जब स्प्रिंग को छोड़ दिया जाएगा, फोर्स अप्लाई करके उसको छोड़ दिया, तो जब छोड़ दिया तो क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल था, तो ये अपनी स्टेट में वापस आने की कोशिश करेगा। अब जब ये वापस आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये वापस आने की कोशिश करेगा, तो ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये ओ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है जो कि इसको फौरन रोक दे, या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये फ्रीली पीछे मूव कर जाएगा।
यानी एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। जितना ज़्यादा हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं आगे की तरफ, उतना ज़्यादा वो पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये किस पर आ गया, अब पीछे जाकर ये ए पर स्टॉप हो गया, ए बार पर। यहाँ पर पहले हमने ए तक मूव किया, जब इसको वापस छोड़ दी गई, इससे फोर्स हटा दिया गया और इसके फोर्स हटा दी गई, तो फिर क्या किया गया, ये पीछे की तरफ अपने आप मूव करता हुआ ए बार पर आ गया। अब यहाँ पर भी इसने डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को हम एक्स नॉट एम्पलीट्यूड से शो कर रहे हैं। ये फोर्स हमने अप्लाई की एज एन एक्शन, और ये एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स थी, रिएक्शनल फोर्स थी, जो स्प्रिंग को वापस अपनी हालत में लेकर आ रही है। तो ये भी एक तरह से वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन है कि हमने क्या किया, उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद बॉडी वापस आ गई। अब वापस आकर ये एकदम रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक इस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो इसको रोक नहीं देती। जब इसकी एक्सटर्नल फोर्सेस इसको रोक देंगी तो ये स्टॉप हो जाएगा, वरना तब तक ये कंटिन्यूसली इसी एक्सिस पे मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर जो मोशन प्रोड्यूस हुई वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन थी। अब एक चीज़ तो ये कि जब हम स्ट्रेच करते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो वो क्या करते हैं, अपने ही एक्सिस पर मूव करते हैं। जैसे मैंने पेंडुलम की भी बात की, स्ट्रिंग्स की बात की, गिटार के या वायलिन के स्ट्रिंग्स की बात की, या जैसे मैंने इधर बात की स्प्रिंग की। तो यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स का इलास्टिक होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब कि जब ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेच किया जाता है तो वो वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मोशन होती है, ऐसे सब्सटेंस जो वापस आने की कोशिश करते हैं वो सब्सटेंस इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं, और उनकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको इलास्टिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की स्प्रिंग की। अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम एक डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन के ज़रिए हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, और उस रिलेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हमने एक फिगर कंसीडर की है। इस फिगर में सबसे पहले एक स्प्रिंग कंसीडर किया जा रहा है, और उस स्प्रिंग को यहाँ पर एक मास के साथ अटैच कर दिया गया है। बॉडी का मास m है, तो उसको हम m से ही कंसीडर कर रहे हैं, और बाकी ये स्प्रिंग से अटैच हुआ है। यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी कि यहाँ पर ये मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल अपनी आइडियल पोजीशन में ये मौजूद है। इसके बाद जब इसको फोर्स दी गई, तो फोर्स देने के बाद यहाँ पर इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, यानी कि स्प्रिंग एक्सटेंड कर गया। तो जब स्प्रिंग एक्सटेंड कर गया तो ये अपनी पोजीशन से चेंज हो गया, यानी इक्विलिब्रियम से हट गया। अब जब ये इक्विलिब्रियम से हट चुका है तो अब यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जो बॉडी है, जो मटेरियल है वो इलास्टिक मटेरियल है, तो ये वापस अपनी स्टेट को रीगेन करने की कोशिश करेगा। जिस फोर्स से ये रीगेन करेगा उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस था, यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन थी वो ज़ीरो थी। एक्स यहाँ पे एक्सटेंशन को शो कर रहा है स्प्रिंग की, और जब हमने उसको डिस्टेंस कवर करवाया, यानी कि स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, तो वहाँ पर उसका जो एम्पलीट्यूड था, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो फासला था वो इंक्रीज़ हुआ और वो x नॉट हो गया। अब क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इस पे अप्लाई हुई है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस अपनी हालत में लेकर आएगी। लेकिन जब वापस ये अपनी हालत में आएगा तो ये रुकेगा नहीं, बल्कि ये अपने ही फिक्स पाथ पे मूव करता रहेगा, क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक मटेरियल और इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जिसकी वजह से ये अपने ही एक्सिस पर मूव करेगा। और जब ये मूव करता रहेगा तो कब तक मूव करेगा, जब तक इस पर कोई आउटर फोर्सेस अप्लाई नहीं होती इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो यही हमने कंसीडर किया। तो कंसीडरेशन को भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं, सो दैट यू वॉन्ट फाइंड एनी ऑफ द डिफिकल्टी। तो कंसीडर अ मास m रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। हमने एक मास कंसीडर किया जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर लाई कर रहा है।
एंड इज अटैच टू अ स्प्रिंग, और उसको स्प्रिंग से अटैच किया गया। द मास एंड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब मास और स्प्रिंग को हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन रखा। इफ m इज डिस्प्लेस टू द राइट एन अमाउंट x नॉट, अगर मास को डिस्प्लेस करवाया गया x नॉट यानी कि इतना डिस्टेंस इसको कवर करवाया गया, देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स F टू द लेफ्ट। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रही है जो इसको अपनी कंडीशन में वापस लेकर आएगी, विच ब्रिंग्स इट बैक इन इट्स सेम पोजिशन। अब इसके बाद यहाँ पर ये स्प्रिंग की बात हो रही थी, और क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम हुक्स लॉ की स्टेटमेंट लेंगे। हुक्स लॉ क्या कह रहा था? हुक्स लॉ हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है। ये कहता है कि फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं एक्सटेंशन, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, और जितनी कम फोर्स होगी उतनी ही कंप्रेशन कम होगी। तो हमने यहाँ पे हुक्स लॉ की स्टेटमेंट ली, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ पर K स्प्रिंग कांस्टेंट है और X यहाँ पर एक्सटेंशन है। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो और एक्सटेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि हमने स्प्रिंग को एक्सटेंड इस डायरेक्शन में किया है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में। तो दे आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज शोन विद माइनस। इसके बाद अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दैट F इज इक्वल्स टू ma। तो ये F यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कंसीडर की जा रही है। अब इस F को हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा इसको, तो F की जगह ma आ जाएगा और इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसके बाद यहाँ पर m मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाकर डिवाइड होगा। अब जब ये नीचे डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये a एज इट इज आ गया, माइनस भी एज इट इज आ गया, और ये k और m ये कांस्टेंट्स थे। कांस्टेंट इनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि स्प्रिंग के मूव करने से या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करने से उसके के पर, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर फर्क नहीं पड़ता। ये स्प्रिंग की नेचर पर डिपेंड करता है, मूवमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह मास, अब ये जो ब्लॉक था इसका मास चेंज नहीं होगा, स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने से इसके मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये K और M दोनों इधर कांस्टेंट है। तो जब K और M कांस्टेंट हैं तो इनको रिप्लेस करके हमने कांस्टेंट का वर्ड यूज़ किया। अब कांस्टेंट का वर्ड यूज़ किया तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू हटेगा, तो साइन किसका आएगा? प्रोपोर्शनल का। तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, तो जब प्रोपोर्शनल आता है तो कांस्टेंट्स भी हट जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम रिवर्स कर रहे हैं। अब तक हम जब प्रोपोर्शनल हटाते थे तो क्या यूज़ करते थे? इक्वल टू और कांस्टेंट, लेकिन अब जब हम इक्वल्स टू और कांस्टेंट हटाएंगे तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल। तो यहाँ प्रोपोर्शनल आ गया और माइनस एज इट इज़ और एक्स एज इट इज़। तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। यही चीज़ SHM कहती है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहती है। असल में हमसे पूछा क्या गया था? हमसे ये पूछा गया था कि यहाँ पर ये जो फिगर है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो हमें कैसे पता लगेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है? अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो इसका मतलब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। अब सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ये वो मूवमेंट होती है जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितनी कम डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जैसा कि अभी हमने स्प्रिंग की बात की थी, अगर हम स्प्रिंग को
एक्सटेंड करेंगे यानी कि उसे डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएंगे, तो वहाँ पर अगर हम ज़्यादा उसको डिस्प्लेस करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, तो उधर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हम उसको कम स्ट्रेच करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल यही फिनोमेना लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और आगे लिखा हुआ है एंड डायरेक्टेड ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। डायरेक्टेड ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने इधर अभी बात की थी कि ये स्प्रिंग यहाँ पर मौजूद था इस पॉइंट पर, तो अब जब इसको एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड करने के बाद अब ये वापस क्या करेगा, मूव करता हुआ इस स्टेट पर आने की कोशिश करेगा। तो ये इसकी मीन पोजीशन है। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ये इस मीन पोजीशन, मीन पॉइंट, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसका जो टारगेट पॉइंट होगा वो ये होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो उसकी डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करे, तो वहाँ पर जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इधर यहाँ पर जो हमने ये डेरिवेशन की, ये पूछा जा रहा था कि आप ये बताइए कि स्प्रिंग की जो मूवमेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, पहले ये स्टेटमेंट बनाई। अगर ये स्टेटमेंट बन जाती है इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं बनती तो वहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक तो एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ प्रोड्यूस होगी, वो मीन पोजीशन की तरफ प्रोड्यूस होगी। और तीसरी बात, सिस्टम का इलास्टिक होना ज़रूरी है। इलास्टिक होना क्यों ज़रूरी है, ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। अगर इलास्टिक नहीं होगा तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकेगा। तो यहाँ तक हमने बात की स्प्रिंग की। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अब तक हमने बात की एसएचएम की, अब हम बात करेंगे एसएचएम के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूज़ होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं इसके लिए, इसको स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन समझने के लिए हमने यहाँ पर सिंपल पेंडुलम कंसीडर किया है। सिंपल पेंडुलम मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो घड़ी में पेंडुलम होता है वो भी एक तरह से सिंपल पेंडुलम ही कंसीडर किया जा सकता है। वैसे अमूमन जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो ऐसे यूज़ करते हैं कि एक थ्रेड होता है, एक स्ट्रिंग होता है, और उसके साथ एक बॉब को यानी किसी मेटल की बॉल को अटैच कर दिया जाता है और फिर उसको मूव कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसको जब मूव कराया जाएगा, ये पेंडुलम है, पेंडुलम की भी हम बात करेंगे इसके बाद कि पेंडुलम में किस तरह से एसएचएम हो रही होती है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये अगर इसको मूव कराया जाए, थोड़ा सा ऊपर ले जाकर इसको डिस्प्लेस कराया जाए, और डिस्प्लेस करवाने के बाद इसको यहाँ से छोड़ दिया जाए, तो जब इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा एक सर्टेन लिमिटेशन तक। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, रफली हमने इसकी एग्जांपल ली है यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करवा के और छोड़ दिया जाए तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, इसके बाद ये यहाँ पर वापस आएगा, यानी एक ये राउंड ट्रिप ये कवर करेगा और एक राउंड ट्रिप इसका ये कवर होगा। तो ये जो राउंड ट्रिप ये कवर कर रहा है यानी पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस अपने आखिर पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट तक, ये जो है ये कहलाता है वाइब्रेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन भी हम इसी को कहते हैं। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन होता है, लेकिन वाइब्रेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इस तरीके से कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी वाइब्रेट करेगी उसका पूरा एक ट्रिप यहाँ से यहाँ तक
अपने स्पेसिफिक पाथ पर जो वो डिस्टेंस कवर करती है, पूरा पाथ कंप्लीट करती है, पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, वो यहाँ पर क्या कहलाता है? वाइब्रेशन कहलाता है। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी और वी कैन से दैट ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड टाइम ही है, लेकिन ये वो मखसूस वक्त है जो वन वाइब्रेशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया तो यहाँ पर इसने कितना टाइम कंज्यूम किया, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन। पूरी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा? वो वन वाइब्रेशन कहलाएगा या ऑसिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिंबल होता है टी। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं, जबकि अगर वैसे टाइम की बात की जाए तो उसको हम शो करते हैं स्मॉल टी से। तो यहाँ पर इसको कैपिटल टी से शो किया जाता है। इसके बाद अब आगे हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एक्सिक्यूटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में बॉडी जितना वाइब्रेट कर रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जैसे ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम अगर 1 सेकेंड की बात की जाए कि 1 सेकेंड में इसने जितनी भी वाइब्रेशंस की हैं, 1 सेकेंड में लेट्स सपोज इसने ये 2 वाइब्रेशन की हैं, तो 1 सेकेंड में ये जो 2 वाइब्रेशंस हो रही हैं ये इसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, हमने कहा कि एक वाइब्रेशन इसकी ये थी और दूसरी दोबारा से इससे रिवर्स किया, तो ये 2 वाइब्रेशन के लिए जो इसने 1 सेकेंड कंज्यूम किया ये इसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, फिर फ्रिक्वेंसी का सिंबल एफ होता है और इसका फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू 1/t। टी यहाँ पर टाइम पीरियड है, एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो एफ इज इक्वल्स टू 1/t। और यहाँ पर एफ एक तो फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला इसका है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पर टाइम है, टाइम पीरियड नहीं है। जब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है तो हम यहाँ पे टाइम रखते हैं, टाइम पीरियड नहीं रखते। ठीक है, टाइम एक नॉर्मल टाइम है और जो टाइम पीरियड है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसमें लिमिटेशन है 1 सेकेंड की, या हम कह सकते हैं सॉरी उसमें लिमिटेशन है 1 वाइब्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हमने टाइम से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये फॉर्मूला हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे। इसके बाद अब इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। इसका एक तो यूनिट हर्ट्ज़ होता है। ठीक है, हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में मेजर की जाती है। हर्ट्ज़ साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर इसका यूनिट रखा हुआ है। जैसे न्यूटन था तो हर्ट्ज़ को हम HZ से भी शो करते हैं, Z स्मॉल होता है और H कैपिटल होता है। इसके बाद अब इसका यूनिट एक तो ये हो गया ऐसा यूनिट, दूसरा ऐसा यूनिट कौन सा है? वाइब्रेशन पर सेकेंड। वाइब्रेशन पर सेकेंड भी एक तरह से फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा क्या है? साइकिल पर सेकेंड। ये सारे यूनिट्स ऐसा हैं, इनमें से कोई भी यूनिट यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। इसके बाद अब यहाँ तक बात हुई फ्रीक्वेंसी की। अब दोबारा से टाइम पीरियड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि f इज इक्वल्स टू 1/t, लेकिन अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी कहा कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड है, यानी टाइम पीरियड को हम रेसिप्रोकल करते हैं, उसको 1 से डिवाइड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आती है। अब अगर मैं t को इस तरफ ले जाऊं और f को इधर ले आऊं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा 1/f। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1/f भी लिया जा रहा होता है, जहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है और टाइम पीरियड फाइंड करना होता है। इसका मतलब टाइम पीरियड इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर मैं टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कह रही हूँ तो ये फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी था तो टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या होगा? टाइम पीरियड होगा, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो बात हुई यहाँ पर एक नॉर्मल बॉडी के लिए, लेकिन अगर हम बात करें स्प्रिंग की, जैसा हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था, एक स्प्रिंग को कंसीडर किया था और उसमें जो मूवमेंट थी वो SHM थी, तो अगर हम उसको कंसीडर करें तो उसका जो टाइम पीरियड होगा फॉर स्प्रिंग
वो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 √m अपॉन k। ये स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बॉडी टू बॉडी यानी वाइब्रेटिंग बॉडी के लिहाज से वेरिएट करता रहता है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड के लिए स्प्रिंग के लिए जो फॉर्मूला है वो t इज इक्वल्स टू 2 √m अपॉन k एंड यू नो वेरी वेल हेयर पाई इज कांस्टेंट, दैट्स वैल्यू इज 3.14। ये कांस्टेंट है, ठीक है, इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर इसकी 3.14 हम इसकी वैल्यू लेते हैं। और m यहाँ पर मास है, मास ऑफ बॉडी जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच हुई हुई होगी, और k यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होता है किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। लेकिन अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या था, 1/T यानी टाइम पीरियड का इन्वर्स था। तो यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 1/2π, रेसिप्रोकल हो रहा है, और ऊपर क्या आएगा, नीचे m। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे टाइम पीरियड को, तो 1/2π हो जाएगा, और इसका भी जब रेसिप्रोकल होगा तो k ऊपर m नीचे। ये किसके लिए, ये स्प्रिंग के लिए। पेंडुलम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, पेंडुलम के लिए अलग फॉर्मूला है। अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मैं पेंडुलम की बात करूं तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर है, ये रुका हुआ है इधर। तो जब ये रुका हुआ है तो वो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है इधर। अब इसके बाद तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस कवर करेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है पूरा ओवरऑल, वो क्या कहलाता है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब यही डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम ली जाए, मैक्सिमम यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना मैक्सिमम इसने फासला कवर किया है, तो यहाँ तक इसने ये फासला कवर किया है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर किया है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हम शो करते हैं x0 से। इसको x0 से क्यों शो करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं x से। तो डिस्प्लेसमेंट को जब x से शो किया जाता है तो एम्पलीट्यूड को x0 से शो किया जाता है। तो यहाँ तक हमने 5 टर्म्स पढ़ी SHM की। अब SHM के बस 2 टॉपिक्स रह चुके हैं, उनको भी हम अभी कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही होती है। इसमें कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक पेंडुलम कंसीडर किया। वो सिंपल पेंडुलम है क्योंकि पेंडुलम एक तरह से हम 2 तरह के कंसीडर करते हैं, एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम जो होता है उसको सेकंड्स पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है, ठीक है। वहाँ पर जो टाइम पीरियड नोट किया जा रहा होता है वो 2 सेकंड कवर हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम उसको सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल पेंडुलम लिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड 2 से चेंज है या 1 है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब एक स्ट्रिंग को, एक वायर को या रोप को हमने एक बॉब के साथ, मेटालिक बॉब के साथ अटैच किया, तो ये सिंपल पेंडुलम बन गया। अब सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर हैंग किया हुआ है, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन पर स्टेशनरी मौजूद है, अभी मूव नहीं कर रहा, ये उसकी मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पर ये रुका हुआ है। अब जब इसको डिस्टर्ब किया जाएगा, यानी यहाँ से O से हटाकर इसको इस तरफ लाया जाएगा A पर, और इसके बाद इसको डिस्प्लेस करवाया जाएगा, तो ये पहले यहाँ पर लाकर जब इसको डिस्प्लेस करवाएंगे तो ये यहाँ से इस तरह मूव करता हुआ जाएगा। तो यहाँ से ये इस तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर फिर ये रुकेगा नहीं, ये दोबारा मूव करेगा,
ठीक है, दोबारा मूव करेगा कैसे, जैसे कि मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर कोई इसे रोकने वाली चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये दोबारा मूव कर जाएगा। यानी कि यहाँ से जब इसको डिस्प्लेस कराएंगे तो ये यहाँ से पहले इधर आएगा, इसके बाद फिर ये अपनी मोशन को रिपीट करता हुआ वापस आएगा, फिर दोबारा से ये ऑसिलेट करता रहेगा। और इसकी ऑसिलेशन कब तक होगी, जब तक ग्रेविटी या हम कह सकते हैं इनर्शिया इस पर मैक्सिमम नहीं हो जाती इसको रोकने के लिए। ठीक है, होता क्या है, होता ये है कि यहाँ से जब इसको मूव करवाया जाता है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। यानी पहले इसकी वेलोसिटी जब हमने यहाँ पे इसको रोका हुआ था तो हम कह सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब जब इसको मूव करवाया गया तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और मीन पोजीशन पर आकर, इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद अब ये यहाँ से जब ये आगे मूव करेगा तो आगे जब इस पॉइंट से जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में बॉडी जाती है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी और एक पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी अगेन 0 हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी इसकी अगेन 0 होगी तो वहाँ पर ये रुकेगा और रुककर ये दोबारा से मूव करना शुरू करेगा। यानी ग्रेविटी इसको अब अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, ये ग्रेविटी से अगेंस्ट जाते हुए और एक वक्त पे 0 हुई, और जब 0 हुई तो ये वापस मूव करेगा मीन पॉइंट की तरफ। अब मीन पॉइंट की तरफ ये रुकेगा नहीं, जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने के लिए फोर्स नहीं है। ग्रेविटी अप्लाई तो हो रही है लेकिन ग्रेविटी इसको एकदम नहीं रोक सकती, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीरियोडिक फोर्स को डिक्रीज करेगी। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं, दोबारा मूव करेगा। अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। और ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराई जाएगी उतना ज़्यादा ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। यानी कि अगर हम इसको यहाँ से इधर से इसको मूव कराते, इधर से मूव करवाते तो क्या होता कि इसकी एक्सेलरेशन नीचे आते हुए ज़्यादा होती, यहाँ तक इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती, और उसके बाद जब ये यहाँ से जाएगा आगे तक तो फिर वहाँ से इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होकर फिर दोबारा से मीन पॉइंट पर आकर इंक्रीज हो जाएगी। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पर मीन पॉइंट की तरफ है। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है जब हम यहाँ से इसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे। उसी तरह अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसको यहाँ पर कंसीडर करें, इधर कंसीडर करके और फिर यहाँ पर इसको मूव कराया जाए तो ये बहुत लाइट, बहुत कम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट कम है। तो डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से इसकी एक्सेलरेशन भी कम है। तो जिस वजह से यहाँ पर ये फिनोमेना अप्रूव होता है कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुई है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ ला के मूव कराया तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ थी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ थी। अगेन डायरेक्शन चेंज है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे माइनस यूज़ किया। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को लेकर आए हैं मूव कराने के लिए, ये कहलाता है एक्सट्रीम पोजिशन। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये दोनों इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है जहाँ तक मैक्सिमम ऑब्जेक्ट मूव करेगा और यहीं तक इसका एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से भी मैक्सिमम जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी क्योंकि इस पर बढ़ती जाएगी, कंटिन्यूसली अप्लाई हो रही है, तो कंटिन्यूसली जब कोई फोर्स अप्लाई होती है तो अक्सर वो ऑब्जेक्ट में फेवरेबल रिजल्ट्स ले आती है। तो यहाँ पर जब ये इसको आहिस्ता आहिस्ता रोकने की कोशिश करेगी तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगा, यहाँ पर मीन पॉइंट पर आकर खुद से रुक जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम में मोशन हो रही है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब दूसरी बात कि यहाँ पर इसकी जब इस पॉइंट पर इसको लेकर आए तो पहले तो जब इस पॉइंट पर था तब तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और काइनेटिक 0 थी,
लेकिन जब यहाँ पर हमने इसको पकड़ा इधर लाकर, तब भी इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक 0 है। लेकिन जब इसको मूव करवाया यानी इसको छोड़ दिया तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आते हुए यहाँ पर इसकी काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मोशन मैक्सिमम है और बाकी पोटेंशियल मिनिमम होगी। लेकिन जब ये इस तरफ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक डिक्लाइन होगी और पोटेंशियल गेन होना शुरू होगी, और एक पॉइंट पे ये रुकेगा, और रुकेगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक मिनिमम। और उसके बाद दोबारा से यही फिनोमिना रिपीट होगा कि दोबारा से ये नीचे आएगा तो इसकी काइनेटिक मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल लेस होगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी पूरे सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जितनी तेज़ी से पोटेंशियल गेन होगी उतना ही तेज़ी से काइनेटिक लॉस होगी, और जितना तेज़ी से काइनेटिक गेन होगी उतना ही तेज़ी से पोटेंशियल लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही फिनोमिना अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है? सेकंड्स पेंडुलम जैसे कि मैंने बताया जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड्स होता है, तो उसमें भी जो मूवमेंट होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। यहाँ तक हमने बात की सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम की। अब एक टॉपिक रह गया हमारा, वो टॉपिक है रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस पीरियोडिक रिस्पॉन्स है। पीरियोडिक रिस्पॉन्स कैसे? इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम यहाँ पे रेजोनेंस के लिए ये फिगर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर एक मेटालिक रोप लेकर उस मेटालिक रोप को हॉरिजॉन्टली अटैच किया गया है। तो ये हॉरिजॉन्टली अटैच कर दी गई है, और अटैच करने के बाद इससे 5 पेंडुलम्स हैंग किए गए हैं। तो 5 पेंडुलम्स यहाँ पर हैंग कर दिया और उनको नाम दे दिया A, B, C, D, E। अब यहाँ पर ये जो B और E है इनकी लेंथ सेम है, तो इनकी लेंथ को सेम रखा गया है। तो जब E को वाइब्रेट कराया जाएगा तो उसके साथ साथ, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक ही है, एक ही स्ट्रिंग से सारे कनेक्ट हुए हैं, तो ये सारे हल्के मूव करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन क्योंकि इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की गई होगी तो ये ज़्यादा मूव करेगा। लेकिन सिर्फ इस पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये वाला पेंडुलम जो सेम लेंथ का है ये भी उसी इंटेंसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो ये भी जितना ये मूव करेगा उतना ये मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो लेंथ सेम होने की वजह से इन दोनों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो एक जैसी है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक जैसी होने की वजह से जब इनको पीरियोडिक फोर्स मिल रही है, यानी वो फोर्स जो बाहर से अप्लाई की जा रही है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं इनको डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो फोर्स क्या कर रही है, इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। इसकी जो फोर्स है वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, जिसकी वजह से ये एक साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें, एक तो ये कि इसको खुद मूव करवाया जाए, ये खुद मूव कर रहा है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो टाइम पीरियड में यहीं पे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये पेंडुलम्स थे तो यही फॉर्मूला इनके लिए होगा, T = 2π√L/G। ये फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, कोई भी पेंडुलम हो उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, L यहाँ पर लेंथ ऑफ पेंडुलम है, और G यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और इसी तरह अगर हम बात करें, इसको कन्वर्ट करें फ्रीक्वेंसी में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होगा तो 1/2π√G/L हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब ये जो पेंडुलम्स हैं ये एक टाइम पीरियड ले रहे हैं, एक टाइम कंज्यूम कर रहे हैं मूव करने के लिए, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में टाइम पीरियड भी शामिल होता है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर। यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी टाइम पीरियड उसी लिहाज से होगा। ठीक है, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा जब लेंथ ज़्यादा होगी पेंडुलम की। यानी अगर इसको वैसे देखा जाए, ये सबसे बड़ा पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, और ये वाला सबसे छोटा है तो इसकी लेंथ कम है तो इसका टाइम पीरियड भी कम होगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करते हैं, यानी अगर इस पेंडुलम को डिस्टर्ब किया जाए तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है तो वो हमारी पीरियोडिक फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अब
इसका टाइम पीरियड लेंथ के बजाय हमारे हाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम हाथ से इसको फोर्स दें तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस करेगा। इसको अगर हम कम फोर्स दे रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। बढ़ क्यों जाएगा, क्योंकि कम फोर्स देने की वजह से ये कम मूव करेगा, तो कम मूव करेगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसको ज़्यादा फोर्स दी जाए तो ज़्यादा फोर्स देने की वजह से इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा फोर्स देंगे तो तेज़ी से मूव करेगा, तेज़ी से मूव करेगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड डिस्टर्ब हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, हमारे चेंज करने की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद दो तरह की मैंने फोर्सेस की बात की, एक तो वो जो हम पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी वो फोर्स जो इसकी अपनी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एग्जीक्यूट कर रही है। तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर वो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, यानी हमने जो फोर्स अप्लाई की है उसकी जो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, यानी उस वक्त जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर वो वाइब्रेशंस दिए हुए टाइम पीरियड में इसके बराबर हो जाए तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल तेज़ी से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, यानी फ्रीली मूव करना शुरू करेगा। यही चीज़ इन दोनों पेंडुलम के साथ हुई है। अब जब इसको स्ट्रिंग को डिस्प्लेस कराया जाएगा, इस स्ट्रिंग को, तो होगा क्या कि यहाँ पर ये सारे पेंडुलम मूव करेंगे, लेकिन अगर इसकी जितनी ऑसिलेशन हो रही है उतनी ही इसकी होगी, क्योंकि दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी दोनों की जितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी वो एक जैसी होंगी, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। लेकिन अगर हम इनको डिस्टर्ब करें खुद से, यानी हम खुद हाथ लगाकर इनको डिस्टर्ब करें, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी की वजह से चेंज होगी। अब रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस ये पीरियोडिक रिस्पॉन्स है या रिस्पॉन्स है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे पीरियोडिक फोर्स की तरफ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं इस पर तो ये फ्रीली मूव करेगा बहुत तेज़ी से। क्यों मूव करेगा, क्योंकि इसको जो पीरियोडिक फोर्स यानी जो हम फोर्स दे रहे हैं वो फोर्स अगर इतनी है कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो वहाँ पर ये क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा और ये बहुत तेज़ी से उसको रिस्पॉन्ड करेगा, बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है ऑब्जेक्ट का टूवर्ड्स द पीरियोडिक फोर्स यानी जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ये रेजोनेंस कहलाता है। अब रेजोनेंस ग्रेटेस्ट होता है, इट इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन दिस फोर्स यानी पीरियोडिक फोर्स हैज़ द सेम पीरियड एज द ऑब्जेक्ट्स नेचुरल पीरियड। ये ज़्यादा होता है, यानी कि ये जो इसकी मूवमेंट है रेजोनेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कब, अगर जो हम टाइम पीरियड चाह रहे हैं, यानी जो हम फोर्स लगाने के लिए टाइम पीरियड कंज्यूम कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट भी उतना ही टाइम पीरियड ले मूव कराने के लिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी है, पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की भी है वाइब्रेट करने की। तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट फ्रीली बहुत रैपिडली मूव करना शुरू कर देता है। अब यही वजह है जिसकी वजह से अगर आप देखें ऐसा होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग हमने पकड़ा हुआ है और हम उसको वाइब्रेट कराएं, उसे हल्की सी फोर्स दें, तो वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करता है। वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट क्यों करता है, क्योंकि उस वक्त उसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस हो रही होती है। रेजोनेंस क्या करती है, ऑब्जेक्ट को बहुत रैपिड मूवमेंट करा देती है। अब जैसा कि आपने सुना होगा, जो सोल्जर्स होते हैं उनको ब्रिज को क्रॉस करवाते हुए उन्हें कहा जाता है कि आप अपने स्टेप्स को ब्रेक करें, कंटिन्यूस स्टेप, कंटिन्यूस मार्चिंग स्टेप्स ना रखें। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अगर उनके स्टेप्स कंटिन्यूस होते हैं तो वहाँ पर जो पीरियोडिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उनके स्टेप्स की वजह से, तो वहाँ पर वो फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से जो ब्रिज है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा होता है, यानी उससे मैच कर रहा होता है उसके पीरियोडिक फोर्स से। तो अगर पीरियोडिक फोर्स ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी हो, यानी उस पीरियोडिक फोर्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, तो वहाँ पर ब्रिज के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो जिसकी वजह से सोल्जर्स को कहा जाता है कि आप अपने मार्चिंग स्टेप्स में गैप लेकर आएँ, स्टेप्स को ब्रेक करें। स्टेप्स को ब्रेक क्यों करें? ताकि कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी में चेंज ना आए, जिसकी वजह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी में भी ऑब्जेक्ट की चेंज आएगा और वो क्या होगा, रेजोनेंस प्रोड्यूस करेगा। और जब रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी तो ब्रिज डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरह ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर हम ग्लास कंसीडर करें, कोई भी वाटर ग्लास है, अक्सर आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा वॉइस प्रोड्यूस होती है कि ग्लास टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली चीज़ आप ये नोट करें कि जब आप किसी भी ग्लास वगैरह को या मेटल की चीज़ को स्ट्राइक करते हैं तो उससे एक आवाज़ आती है, एक पीरियोडिक वॉइस आती है। वो वॉइस क्या होती है? वो वॉइस रेजोनेंस प्रोड्यूस होने की हो रही होती है, ठीक है। वो रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वो वॉइस हमें सुनाई दे रही होती है, ठीक है। तो अब वो रेजोनेंस क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं, ग्लास को या मेटल वगैरह को, तो वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही होती है, जो हमने फोर्स अप्लाई की है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पर जब ये मैच कर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से इस तरह पीरियोडिक वॉइसेस प्रोड्यूस होती हैं। फिर अब अगर ये वॉइस इतनी ज़्यादा है, यानी जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की है कि वो ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो वो जो ग्लास है वो स्लाइटली पहले वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करने के बाद वो टूट जाता है। तो वो टूटता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भी रेजोनेंस जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो उस रेजोनेंस को ओवरकम नहीं कर पाता और वो क्या हो जाता है, इन केस ब्रेक हो जाता है। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन्स में हम जो कहते हैं जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही होती है वो मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 2480 होती है, यानी 2480 हर्ट्ज़ के करीब ये माइक्रोवेव ओवन्स में जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो इतनी होती है। अब जो वो फ्रीक्वेंसी फूड को मिलती है, जिसको हमने गर्म करना है या पकाना है, तो वहाँ पर वो जो उसको वो फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो वो फ्रीक्वेंसी फूड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है फूड का वो ज़्यादा हो जाता है और इन केस जो होता है रिजल्ट हमारे सामने आता है कि फूड पक जाता है, खाना पक जाता है। इससे ज़रा फिर अगर हम बात करें अपनी लेग्स की, अगर लेग्स की बात की जाए तो अगर हम वॉक करते हैं तो क्योंकि हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो पीरियोडिक फोर्स हम खुद अप्लाई कर रहे हैं वॉक करने के लिए, वहाँ पर वो मैच नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता। लेकिन अगर हम भागना शुरू करें, अगर भागना शुरू करें तो हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा उसकी पीरियोडिक फोर्स यानी फ्रीक्वेंसी हो जाती है या उसके बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी लेग्स जो हैं वो पेन करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की रेजोनेंस की। ये एक डिटेल टॉपिक था बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये फिनोमिना हमने डिस्कस किए। तो यहाँ तक ये पूरा SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो पूरी इसी पर बनाई गई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर के वेव्स के टॉपिक के बारे में।